लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को पढ़ रहे थे, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो हम लोगों ने दो मॉडल तो पढ़ा था। एक मॉडल हमारा कौन सा था भाई? तो एक मॉडल हमारा था पहला जो था डैवसन डैनियली का, जो कि ट्राइलैमेलर मॉडल था। दूसरा जो मॉडल था वो एक यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल था जो कि रॉबर्टसन ने दिया था। तीसरा मॉडल जस्ट हम लोगों ने स्टार्ट ही किया था, जो कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, व्हिच इज द मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल। और सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड यही मॉडल है हमारे लिए, जो कि आज के डेट तक हम लोग यही फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को ही पढ़ते हैं सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के रूप में। तो ये मॉडल मैंने बताया भी था कि इस मॉडल के हिसाब से क्या है, पूरा का पूरा जो सेल मेम्ब्रेन है हम कह सकते हैं, वो फॉस्फोलिपिड के लेयर से बना होता है, जो कि बाइलेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। एंड सेकंड क्या है भाई, कहीं कहीं पे प्रोटीन प्रेजेंट होता है, लेकिन वो क्या है, मोज़ेक पैटर्न में। कोई फिक्स पैटर्न नहीं रहता है, कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं रहता है, वो जस्ट मोज़ेक पैटर्न में ही प्रेजेंट होता है। इसमें मेनली तीन कंपोनेंट, मेनली दो कंपोनेंट मैंने बताया था, एक फॉस्फोलिपिड्स थे, दूसरे प्रोटीन्स थे। कहीं कहीं पे क्या है कि कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि काफी कम परसेंटेज होता है, 1 से 2% होता है। यही स्ट्रक्चर था हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन का। तो हम लोगों ने लिखा तो था लेकिन स्ट्रक्चर को नहीं देखा था, तो आज हम स्ट्रक्चर थोड़ा सा देखते हैं कि कैसा रहता है। तो मैं बात करूं अगर फ्लूइड फॉस्फोलिपिड स्ट्रक्चर की, तो आई थिंक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल के बारे में मैंने बताया भी था, ठीक है। फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल के बारे में मैंने बताया भी था। एंड ये मॉलिक्यूल एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल है। एम्फीपैथिक का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? मैंने बताया था। बताइए, एम्फीपैथिक याद करिए, मैंने बताया था। बिल्कुल रौनक, जिसके पास दो एंड हो, पोलर और नॉन पोलर, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल कहते हैं। तो फॉस्फोलिपिड एक एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल था। बिल्कुल चांस। तो देखिए, अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये स्ट्रक्चर शायद आपने पहले भी देखा होगा। फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट रहता है बाइलेयर के फॉर्म में, ठीक है। बाइलेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। देखो, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बाइलेयर हमको नजर आ रहा है, जो फॉस्फोलिपिड है, जिसका जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, ठीक है, जिसका जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, मतलब जो वाटर के कांटेक्ट में हमेशा, देखो सेल मेम्ब्रेन मान लो हम ये आउटसाइड वाला पोर्शन बोल रहे हैं, ठीक है, ये आउटसाइड पोर्शन हो गया, से फॉर कंसीडर हम कर रहे हैं, ये आउटसाइड हो गया भाई। ये इनसाइड मतलब ये वाला जो पोर्शन है हमारा, वो किधर हो गया, साइटोप्लाज्म वाला पोर्शन हो गया, ठीक है। नीचे वाला जो है वो साइटोप्लाज्म वाला पोर्शन है इधर। अब देखो यहाँ पे हमको क्या क्या दिख रहा है चीजें। तो ये स्ट्रक्चर पूरा मेम्ब्रेन है। तो चाहे बाहर हो पानी के कांटेक्ट में, चाहे अंदर हो पानी के कांटेक्ट में, साइटोप्लाज्म में भी वाटर है। तो जो नन पोलर पार्ट होता है ना, जो कि टेल वाला पार्ट है, वो वेल प्रोटेक्टेड रहता है अंदर। इसीलिए ऐसे दोनों उल्टा है, नहीं तो एक साइड से रहता कि हाँ एक ही पैटर्न में रहता, लेकिन ये क्या है, रिवर्स कर गया नीचे के साइड, ताकि क्या हो, जो नॉन पोलर टेल हो वो हमेशा एक्वस मीडियम से क्या हो सके, प्रोटेक्टेड रह सके। तो ये कुछ ऐसा हमको दिखता है। ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर हो गया। अब देखो इसमें कि कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, मोज़ेक पैटर्न पे। अब देखो ये प्रोटीन जो होते हैं, ये कितने ही आसानी से हम निकाल सकते हैं। दो तरीके का प्रोटीन होता है। तो हम कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन कहने का मतलब क्या हो गया, कितने आसानी से उसको रिमूव कर सकते हैं हम लोग। तो जितने ही आसानी से हम लोग इसको रिमूव कर पाएंगे, वैसे दो तरह के प्रोटीन होते हैं। एक जो है भाई बहुत बाहर प्रेजेंट होगा, तो उसको बहुत आसानी से हम रिमूव कर सकते हैं। तो एक जो होता है सुपरफिशियल होता है, ठीक है। तो वैसे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो कि बाहर पेरिफेरल रीजन पे प्रेजेंट होते हैं, एंड इनका रिमूवल जो होता है काफी आसान होता है एज कम्पेयर टू जो अंदर प्रेजेंट होंगे। तो इनको हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे जो देखो, यहाँ पे जो प्रोटीन मॉलिक्यूल ऐसे प्रेजेंट है,
ये बाहर के भी साइड रहेंगे एंड हम कह सकते हैं अंदर के भी साइड है, ठीक है। ये बाहर जो प्रेजेंट है, एंड दूसरा जो हो गया ये अंदर के साइड प्रेजेंट है, अंदर के साइड, दोनों एक्सट्रिंसिक प्रोटीन हो गया, ठीक है। ये भी एक्सट्रिंसिक प्रोटीन हो गया हमारा। अब देखो फिर क्या है, कोई प्रोटीन मॉलिक्यूल क्या होता है, अंदर प्रेजेंट होता है, मतलब मेम्ब्रेन में धंसा होगा, तो ये दो तरीके का होता है। पहले तो ये धंसा हुआ है तो इसको हम लोग इंट्रिंसिक प्रोटीन या इंटीग्रल प्रोटीन के नाम से जानते हैं। तो ये दो तरीके का हो सकता है, या तो वो आधा धंसा हुआ होगा, ठीक है, आधा धंसा होगा, जैसे एक ही मोनोलेयर में प्रेजेंट है, दोनों मोनोलेयर में भाई ये प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। या तो ये आधा धंसा हुआ होगा या तो वो पूरा धंसा हुआ होगा। तो दो तरह का इंट्रिंसिक प्रोटीन हमको देखने को मिलता है, एक भाई क्या हो गया आधा धंसा वाला, दूसरा वाला क्या हो गया पूरा धंसा वाला, ठीक है। तो इस तरह के इंट्रिंसिक प्रोटीन को हम पार्शियली बरीड कहते हैं, जो कि आधा धंसा हुआ है। दूसरा क्या है, जो पूरा धंसा हुआ होता है, वो एक तरीके का चैनल का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, एक तरीके का चैनल का फॉर्मेशन करता है। चैनल कहने का मतलब इससे मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो पास होंगे, जैसे यहाँ से देखो, यहाँ से एक हम कह सकते हैं अंदर से छेद होगा, जिससे मॉलिक्यूल्स आसानी से एक तरीके से पास हो सकते हैं। ये देखो ये अगेन मॉडल है, ऐसा एक्यूरेट स्ट्रक्चर तो ऐसा नहीं रहता है, जाहिर सी बात है। तो ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इनको हम लोग क्या कह रहे हैं, तो ये जो मॉलिक्यूल्स हमारे प्रेजेंट है भाई, ये हो गए इंट्रिंसिक प्रोटीन, कौन से, टोटली बरीड, ठीक है। तो दो तरह का प्रोटीन है ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, कि भाई किसको आसानी से निकाल सकते हैं, किसको निकालने में हमको तकलीफ होगा या ज्यादा एनर्जी लगेगा। जाहिर सी बात है जो बाहर की तरफ प्रेजेंट होगा उसका रिमूवल आसान होगा एज कंपेयर टू जो अंदर प्रेजेंट होगा। तो बाहर वाला जो प्रेजेंट होता है जिसको आसानी से रिमूव कर सकते हैं, वैसे प्रोटीन को एक्सट्रिंसिक या एक्सटर्नल प्रोटीन कहते हैं। और वैसे प्रोटीन जो कि अंदर प्रेजेंट होते हैं जिनका रिमूवल डिफिकल्ट होता है, उसको हम लोग इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। इंट्रिंसिक भाई दो तरह का हो गया, कौन कौन सा, एक क्या है, एक ही मोनोलेयर में प्रेजेंट है, देखो आधा ही प्रेजेंट है, एक क्या है पूरा का पूरा ट्रेवर्स कर रहा है एक एंड से लेके दूसरे एंड की तरफ। तो जो कि आधा प्रेजेंट होता है इसको पार्शियली बरीड कहते हैं, जो पूरा प्रेजेंट होता है इसको हम लोग टोटली बरीड के नाम से जानते हैं। तो थोड़ा लेबलिंग कर देते हैं, ये वाला क्या हो गया हमारा भाई, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, नीचे ये हो गया भाई फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। अब देखो यहाँ पे ये वाले प्रोटीन क्या हो गए, बाहर प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गया एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, इसको हम लोग कह सकते हैं, या पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं, इनके लिए वर्ड पेरिफेरल यूज करते हैं, या फिर एक्सट्रिंसिक वर्ड यूज करते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। दो वर्ड्स है हमारे पास, एक तो पेरिफेरल हो गया, दूसरा एक्सट्रिंसिक प्रोटीन हो गया। नेक्स्ट दूसरा ये भी एक्सट्रिंसिक हो गया, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। फिर क्या है भाई, इंट्रिंसिक प्रोटीन है। इंट्रिंसिक प्रोटीन दो तरीके का हो गया, इंट्रिंसिक, या इसको मैंने क्या बताया इंटीग्रल। इंटीग्रल का मतलब होता है कि स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में पार्ट प्ले कर रहा होगा अपना। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है ये इसका स्ट्रक्चर बना रहा है, तो इसको इंटीग्रल कह सकते हैं, क्योंकि इसको निकालेंगे तो सेल का जो स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन का वो कोलैप्स करने की स्थिति में आ जाता है। तो इंट्रिंसिक या इंटीग्रल प्रोटीन ये दो तरीके का हो गया भाई। एक हो गया ये वाला हमारा कौन सा है, पार्शियली बरीड, पार्शियली बरीड है ना, एंड ये वाला क्या हो गया टोटली बरीड, टोटली
बरीड। तो दो तरह का इंट्रिंसिक प्रोटीन है, ये दोनों का दोनों जो है मिला के क्या हो गया, इंट्रिंसिक या इंटीग्रल प्रोटीन हम लोग कहते हैं। ठीक है, ये दोनों मिला के इंटीग्रल या इंट्रिंसिक प्रोटीन हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, फॉस्फोलिपिड तो एक लिपिड मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक लिपिड मॉलिक्यूल हम कह रहे हैं, मतलब ये थोड़ा सा फ्लूइड नेचर का होगा, एंड फ्लूइड नेचर के कारण ये क्या होता है, थोड़ा सा इनस्टेबल होता है। तो इसी को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए एक और तरह का हम कह सकते हैं हार्ड लिपिड प्रेजेंट होता है, एंड इस लिपिड को हम लोग कोलेस्टेरॉल कहते हैं, जो कि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी देता है। तो ये जो येलो वाला स्ट्रक्चर है हमको जो नजर आ रहा है, ये है एक्चुअली कोलेस्टेरॉल मॉलिक्यूल। कोलेस्टेरॉल मतलब कोलेस्ट्रॉल हम लोग वर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि ये तो हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है भाई, क्योंकि हम जो भी एड्स आता है वो यही दिखाता है कि भाई कोलेस्ट्रॉल हो गया, बढ़ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, हार्ट का प्रॉब्लम हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोलेस्ट्रॉल जो है भले ही उसको टेंडेंसी, उसमें टेंडेंसी जरूर होती है कि वो क्या होता है, ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट करता है, लेकिन वो एक्सेस कोलेस्ट्रॉल, नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल तक क्या है बॉडी में बहुत एसेंशियल है। अगर कोलेस्ट्रॉल सेल मेम्ब्रेन से हम निकाल देंगे तो एक्चुअली सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो पूरी की पूरी तरह से कोलैप्स कर जाएगा या टूट जाएगा। तो कोलेस्ट्रॉल इज अ मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर। मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर कहने का मतलब मेम्ब्रेन को क्या कर रहा है भाई, स्टेबलाइज करके रखा हुआ है। इतना क्लियर है। अब देखो कि कुछ और भी स्ट्रक्चर हमको नजर आते हैं, जैसे कुछ और प्रोटीनेशियस मॉलिक्यूल है, जैसे ये एक अंदर के तरफ साइटोप्लाज्म की तरफ हमको प्रोटीन से जुड़ा रहता है एक और प्रोटीन का स्ट्रक्चर, जिसको हम स्पेक्ट्रीन प्रोटीन कहते हैं। स्पेक्ट्रीन प्रोटीन साथ ही साथ कि कुछ तरीके के ग्लाइकोजन या हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होते हैं। वो कार्बोहाइड्रेट जो लिपिड से अटैच होते हैं ना, उनको ग्लाइकोलिपिड्स कहते हैं, एंड वो कार्बोहाइड्रेट जो प्रोटीन से अटैच होते हैं उनको ग्लाइकोप्रोटीन के नाम से जानते हैं। समझिएगा इस चीज को। तो हमने बात किया क्या भाई, ये मान लो ये कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल ये किससे अटैच है, मान लो हम लिपिड से बोल रहे हैं ऐसे, ठीक है, लिपिड से अटैच है ऐसे, तो ये किससे अटैच है, लिपिड मॉलिक्यूल से अटैच है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलिपिड। एंड मान लो ये प्रोटीन से अटैच होगा ऐसे, तो इनको हम क्या कहेंगे, ग्लाइको प्रोटीन के नाम से जाएंगे। ठीक है, तो दो स्ट्रक्चर और हो गए, ये वाला क्या हो गया भाई, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, एंड ये वाले क्या हो गए, ग्लाइकोप्रोटीन। तो काफी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फिगर बन गया है, लेकिन इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए, क्योंकि ये काफी एसेंशियल स्ट्रक्चर है, काफी हम कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नहीं समझ में आएगा तो हमको ट्रांसपोर्ट भी, जो कि इसके बाद का स्टेप है, वो नहीं समझ में आएगा। तो ये हमारा फॉस्फोलिपिड, सॉरी प्रोटीन का, फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है मेम्ब्रेन का, वो हो गया। बनाइए तो उसको। हो गया, नहीं, अच्छा बनाइए, 5 पढ़ दे रहे, अच्छे से बनाइए।
हो गया, बहुत अच्छे। हाँ बिल्कुल, देखिए ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड की मैं बात कर रहा था। तो ग्लाइकोप्रोटीन हम लोग कहते हैं एक्चुअली ये एक तरीके से मॉडिफाइड कंपाउंड के रूप में काम करता है। वैसा ग्लाइको वर्ड कार्बोहाइड्रेट के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो वैसा कार्बोहाइड्रेट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रोटीन से जुड़ा होता है, तो उनको ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। एंड जो लिपिड कंपोनेंट से जुड़ा होता है उनको हम लोग ग्लाइकोलिपिड्स के नाम से जानते हैं। इनका काफी एसेंशियल रोल होता है। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ये ग्लाइकोप्रोटीन जो प्रेजेंट होते हैं एक तरीके से एंटीजन के रूप में बिहेव करते हैं। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि जो भी समझो पैथोजन होता है ना, तो पैथोजन के सरफेस पे यही पाया जाता है जिसके प्रति हमारा बॉडी में एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होता है, जो कि लिम्फोसाइट्स करते हैं। तो ये आगे जाके मैकेनिज्म जो आगे के चैप्टर्स है उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे एंटीबॉडीज फॉर्म करते हैं एंड कैसे बॉडी रिएक्ट करता है उनके खिलाफ। जैसे सिमिलरली एक तरीके से हम कह सकते हैं शुगर का फॉर्मेशन होता है जो कि हमारा एंटीजन करवाता है। व्हाट इज कोलेस्ट्रॉल? क्रिश, कोलेस्ट्रॉल इज आल्सो अ टाइप ऑफ लिपिड, बट फॉस्फोलिपिड की तुलना में कोलेस्ट्रॉल एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है। तो जहां पे भी थोड़ा प्रेजेंट होगा ना, थोड़ा रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा। खाली फॉस्फोलिपिड का रहता है ना, तो मेम्ब्रेन एकदम लचीला होता है, मतलब कि प्रॉपर कोई शेप ही नहीं दे पाता। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो काफी एसेंशियल है, मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज किया हुआ है। अगर कोलेस्ट्रॉल निकाल देंगे तो मेम्ब्रेन हमारा कोलैप्स भी कर जाएगा। तो इसीलिए कोलेस्ट्रॉल काफी एसेंशियल हमारे लिए होता है, मेम्ब्रेन के लिए। हाँ, कोलेस्ट्रॉल की टेंडेंसी होती है कि बॉडी में वो क्या करता है, एक्यूमुलेट करता है। कहाँ पे? ब्लड वेसल्स के अंदर। तो जब ब्लड वेसल्स में वो एक्यूमुलेट करेगा तो जगह भरेगा, तो जाहिर सी बात है ब्लड वेसल का ल्यूमेन क्या हो जाएगा, पतला, एंड प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसीलिए डे टू डे लाइफ में हम लोग क्या बोलते हैं कि कोलेस्ट्रॉल कंजम्पशन जब हम ज्यादा करेंगे तो हमको हाई बीपी का चांसेस होता है। ठीक है, चलिए अब कुछ पॉइंट्स है। जैसे कि हम फॉस्फोलिपिड्स की बात करते हैं, तो फॉस्फोलिपिड हमारा क्या हो गया, मेन कंपोनेंट हो गया। तो अगर मैं कंपोनेंट्स की बात करूं तो फर्स्ट इज फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है भाई। तो फॉस्फोलिपिड्स की हम बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है फॉस्फोलिपिड एक ही कंपाउंड है, बहुत डिफरेंट तरह के फॉस्फोलिपिड्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक फॉस्फोलिपिड होता है जिसको लेसिथीन हम लोग कहते हैं, एक जो होता है जिसको सिफिलिन कहते हैं, जो मेनली दो तीन तरह के ही फॉस्फोलिपिड में पाए जाते हैं। फॉस्फोलिपिड की बात कर रहे हैं तो ये क्या है भाई, मेन कंपोनेंट हो गया, मेन कंपोनेंट। तो सेल मेम्ब्रेन में नाम कुछ है वो याद रखिएगा, बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाएंगे तो उसमें कुछ नाम आता भी है। जैसे फॉस्फेटिडाइल सेरीन, मेन जो फॉस्फोलिपिड्स है, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो कौन कौन सा प्रेजेंट होता है, तो एक है फॉस्फेटिडाइल सेरीन। फॉस्फेटिडाइल सेरीन, फॉस्फेटिडाइल सेरीन। दूसरा हो गया फॉस्फेटिडाइल कोलिन।
फॉस्फाटिडाइल कोलिन, CHOLIN कोलिन, जिसको हम लेसिथीन के नाम से जानते हैं, लेसिथीन। एंड तीसरा जो हो गया वो फॉस्फाटिडाइल इथेनॉल अमीन। ये तीन नाम ना अच्छे से याद रखिएगा, इस क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो इसमें बड़ा आता है। ये नाम है फॉस्फोलिपिड का, इथेनॉल अमीन। जिसको सिफेलिन कहते हैं हम लोग। ये मेन तरह का फॉस्फोलिपिड यही तीन तरह का पाया जाता है। फॉस्फोलिपिड की के स्ट्रक्चर को तो हमने देख ही लिया था कि एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल होता है। मेनली फॉस्फोलिपिड जो होता है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से बना हुआ होता है मेनली, ठीक है। जो कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं वो मेनली हम कह सकते हैं लिक्विड नेचर के होते हैं। दो तरह के फैटी एसिड्स होते हैं, आपने पढ़ा भी होगा पिछले क्लास 10th में कार्बन कंपाउंड में। दो तरह के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेम्ब्रेन सैचुरेशन, मेम्ब्रेन सैचुरेशन कर रहे हैं, बॉन्ड सैचुरेशन। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन विच ओनली सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट एंड सेकंड वन इज अनसैचुरेटेड। तो उसी तरीके से वही चीज है कि जो लिपिड्स होते हैं ना, अगर समझना सैचुरेटेड होगा ना तो वो सॉलिडिफाइड फॉर्म में रहेगा। जैसे सैचुरेटेड लिपिड्स या फैट्स की हम बात करते हैं तो जो एनिमल से हम लोग निकालते हैं ना वो सैचुरेटेड होता है, मतलब उनको पिघलने के लिए बहुत टेम्परेचर चाहिए होता है। जैसे कि एग्जांपल बटर हो गया, एग्जांपल आपका क्या हो गया, घी हो गया, ठीक है, एग्जांपल चीज हो गया। ये सारे सैचुरेटेड फैट के एग्जांपल्स होते हैं, जो कि क्या होते हैं कि आप देखोगे कि वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। वहीं पे क्या है, अनसैचुरेटेड जो होते हैं, जैसे वेजिटेबल ऑयल हो गया, जैसे जितना चीज हो गया, वो क्या होते हैं भाई, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। मतलब जितना ज्यादा अनसैचुरेशन होगा हाइड्रोकार्बन में, हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या अनसैचुरेटेड लिपिड लिक्विफाइड फॉर्म में ही पाए जाते हैं, ठीक है। लिखेंगे हम लोग फॉस्फोलिपिड लेयर, फॉस्फोलिपिड लेयर provides fluidity, provides fluidity to plasma membrane, to plasma membrane, to plasma membrane because phospholipids, phospholipids are rich in, are rich in unsaturated fatty acid, unsaturated fatty acid, unsaturated fatty acid, unsaturated fatty acid, ठीक है, which are liquid in nature, which are liquid in nature, liquid in nature, in nature, which are liquid in nature.
देखिए, जाहिर सी बात है, फॉस्फोलिपिड लेयर जो है वो एक तरीके से फ्लूइडिटी प्रोवाइड कर रहा है, मतलब आराम से जो सब्सटेंसेस है वो मूव कर सकते हैं। तो लिपिड मॉलिक्यूल ना आराम से मूव करता है, ठीक है, मतलब वो लेफ्ट राइट मूव कर सकता है, वो ऊपर नीचे भी मूव कर सकता है, मतलब घूम के ऊपर वाला लिपिड क्या होगा नीचे आ जाएगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा। और साथ ही साथ प्रोटीन का भी लैटरल मूवमेंट मिल दिखता है, हमको मिल रहा है, मतलब कि एक जगह प्रोटीन है तो वहां से खसक के दूसरी जगह भी चल जाएगा। लेकिन प्रोटीन का जो हमको ना फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट हमको देखने को नहीं मिलता। ऐसा नहीं कि ऊपर का मान लो प्रोटीन है वो घूम के नीचे आ जाएगा, नीचे वाला जो है वो ऊपर आ जाएगा। लिपिड में ऐसा हमको देखने को मिल जाएगा क्योंकि लिपिड आराम से मूव कर सकते हैं, लेकिन हाँ, प्रोटीन के केस में हमको फ्लिप फ्लॉप मैकेनिज्म नहीं देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि एक मोनोलेयर का जो प्रोटीन है वो दूसरे मोनोलेयर में चला जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा फॉस्फोलिपिड का एक यूनिक प्रॉपर्टी कि वो क्या कर रहा है, एक क्वाजी फ्लूइड नेचर दे रहा है। क्वाजी फ्लूइड मतलब क्या होता है, एक सेमी फ्लूइड, मतलब पूरी तरीके से फ्लूइड नहीं है, लेकिन हाँ वो फ्लूइडिटी मिल रहा है। क्यों? क्योंकि लिपिड के कारण। तो हम कह सकते हैं द क्वाजी फ्लूइड, द क्वाजी फ्लूइड नेचर of lipid enables lateral movement, lateral movement, lateral movement of protein, of protein within the overall bilayer, the overall bilayer, overall bilayer। अब देखो यहाँ पे कि फॉस्फोलिपिड तो मूव कर रहा है, लेकिन हमको फ्लिप फ्लॉप मैकेनिज्म हमको नहीं नजर आ रहा है। किस केस में? प्रोटीन के केस में। लिपिड्स लेकिन क्या है, आराम से रोटेट भी कर सकते हैं, मतलब अपने ही एक्सिस पे क्या है गोल गोल घूमते हैं भाई, एंड लेटरल डिफ्यूजन भी होता है। लेकिन प्रोटीन का हमको फ्लिप फ्लॉप नहीं देखने को मिलेगा। however however phospholipid layer, phospholipid bilayer, phospholipid bilayer has fluid property, has fluid property, but no evidence, but no evidence of flip flop mechanism, of flip flop mechanism of protein molecule। अगर मैं फ्लिप फ्लॉप की बात करूं तो फ्लिप फ्लॉप का भाई मतलब क्या हो गया कि ये प्रोटीन था, ठीक है, ये प्रोटीन, ये फॉस्फोलिपिड हो गया, दो प्रोटीन था मेरे पास, ये सॉरी, यहाँ पे एक और प्रोटीन था, ठीक है, दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। ये चीज हमको देखने को नहीं मिलता है, ठीक है, ये चीज हमको देखने को मिलता नहीं है। मतलब ये जो ऐसा यहाँ आ जाए और ये वाला जो है, सॉरी, ये वाला जो है वो यहाँ चला जाए, ऐसा हमको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, ये वाला यहाँ आ जाए, ये वाला यहाँ चला जाए, ये हमको देखने को नहीं मिलता है। ये प्रोटीन यहाँ है, दूसरा मान लो इसको ग्रीन कर दो, ये नीचे है,
तो ये वाला देखने को हमको बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। मतलब लैटरली डिफ्यूज कर सकता है, ठीक है, लैटरल डिफ्यूज कर सकता है, लेकिन हाँ वो फ्लिप फ्लॉप नहीं करेगा, ये वाला चीज बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। अब जो क्वाजी फ्लूइड नेचर है, एक्चुअली लिपिड का क्वाजी फ्लूइड नेचर मतलब मेम्ब्रेन हो गया हमारा थिन और इलास्टिक, क्योंकि आराम से वो फ्लो कर सकता है, सब्सटेंसेस फैल सकते हैं। तो ये जो फ्लूइड नेचर है मेम्ब्रेन का, वो उसको बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है। जैसे मेम्ब्रेन सेल जब बड़ा होता है, जाहिर सी बात है मेम्ब्रेन भी है, वो भी क्या होगा, एनलार्ज होगा। इंटरसेलुलर जंक्शंस, आगे हम लोग पढ़ेंगे इंटरसेलुलर जंक्शंस को के बारे में, कि दो तीन तरह के इंटरसेलुलर जंक्शन होते हैं, एक को टाइट जंक्शन कहते हैं, गैप जंक्शन एंड एथरिंग जंक्शन। सेल में अंदर खाना लेना एंड सेल से क्या है, खाना बाहर देना, ये भी क्या है सेल मेम्ब्रेन के फ्लूइड नेचर का फायदा है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट वो है सेल डिवीजन। अगर सेल मेम्ब्रेन क्या है, काफी रिजिड स्ट्रक्चर होगा, तो सेल तो है वो हमारा डिवाइड ही नहीं कर पाएगा। तो ये सारे फायदे होते हैं किस चीज के, फॉस्फोलिपिड के कारण। तो फॉस्फोलिपिड क्या कर रहा है, मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी प्रोवाइड कर रहा है। हो गया, चलिए नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि जो फ्लूइड नेचर है, फ्लूइड नेचर of the membrane disconnected. Connected. fluid nature of the membrane provides various functions, गाना इससे गाना उना बच जाएगा, लेकिन इससे नहीं होगा। provides various function। अब देखिए कौन कौन से वो फंक्शंस है जिसको ये प्रोवाइड करेगा, ठीक है। सबसे पहले मैं फंक्शन की बात करूं तो क्या चीज में हेल्प कर रहा है भाई, तो सेल ग्रोथ में, ठीक है, सेल ग्रोथ में। सेल ग्रोथ के बाद हम कह सकते हैं किसमें, एंडोसाइटोसिस, मतलब कि एनगल्पिंग, सेल ईटिंग कहते हैं इसको, कि सेल के अंदर क्या है, फूड मॉलिक्यूल एंटर करेगा, एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस इसमें हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्या है भाई, तो एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस में भी हेल्प करेगा, मतलब कह सकते हैं कि सेल से बाहर खाना जाएगा या सब्सटेंसेस जाएंगे। फिर क्या है भाई, सेल ग्रोथ के साथ साथ सेल डिवीजन में हेल्प करेगा फ्लूइड नेचर। फिर क्या है, सेल डिवीजन के साथ साथ हम कह सकते हैं किसमें, इंटरसेलुलर जंक्शन बनाएगा, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शंस, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शंस, इंटरसेलुलर जंक्शंस, जंक्शंस, इंटरसेलुलर जंक्शंस, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शंस करेगा। फिर क्या है भाई, ये सारी चीजें करेगा, ठीक है, इतना ही। लिखिए तो, अब देखो इतना चीज तो फ्लूइड नेचर कर ही रहा है, लेकिन अभी भी क्या है, ड्रॉबैक है भाई। क्या, क्योंकि इतना फ्लूइड रहेगा तो वो तो मेम्ब्रेन एकदम ही स्टेबल नहीं रहेगा, इसीलिए क्या प्रेजेंट है, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। हम कह सकते हैं कोलेस्ट्रॉल is also present, is also present
and as it is more rigid than phospholipid, then phospholipid it helps in stability of cell membrane. It helps in stability of cell membrane. It helps in stability of cell membrane. ठीक है, ये चीज हो रहा है. तो कोलेस्ट्रॉल का भाई फंक्शन ये है. कोलेस्ट्रॉल जो है, अब देखो थोड़ा सा हम तो डिफरेंस कहते हैं. जैसे कि हम लोग तो ये मान के चल रहे थे कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो तो एक यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है भले ही, लेकिन थोड़ा सा और मोटा मोटी दोनों में, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में या फिर यूकैरियोटिक सेल में, दोनों में सेल जो मेम्ब्रेन होता है, सेल का मेम्ब्रेन जो होता है वो एक ही तरह के सब्सटेंसेस यानी कि फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से ही बना होता है. थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है. जैसे कि हम कह सकते हैं कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है उनके सेल मेम्ब्रेन में, एंड वहां पे एक तरीके से दूसरे लिपिड वो रोल प्ले करते हैं जिसको होपानॉइड्स हम कहते हैं, जो कि पेंटासाइक्लिक स्टेरॉल, एक तरीके से 5 कार्बन रिंग का वो कंपाउंड प्रेजेंट होता है, जो कि काम वही करता है. मतलब एनालोगस स्ट्रक्चर हो गया कोलेस्ट्रॉल का, स्ट्रक्चर डिफरेंट है लेकिन काम वही कर रहा है. वो भी क्या कर रहा है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन को. हम कह सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल जो है भाई एब्सेंट है. कोलेस्टेरॉल is absent in prokaryote, in membrane of prokaryote कह सकते हैं, in membrane of prokaryote, in membrane of prokaryote. एंड वहां पे क्या रोल प्ले कर रहा है, 10 होपानॉइड्स जो कि पेंटासाइक्लिक स्टेरॉल है, पेंटासाइक्लिक स्टेरॉल है, पेंटासाइक्लिक स्टेरॉल provides stability to cell membrane, लिखे तो ये हमारा फॉस्फोलिपिड तो हो गया. नेक्स्ट है प्रोटीन. पहला जो कंपोनेंट था वो था फॉस्फोलिपिड. नेक्स्ट जो कंपोनेंट है हमारे लिए वो है सेकंड इज प्रोटीन. तो फॉस्फोलिपिड के बारे में तो हमने पढ़ लिया. अब थोड़ा प्रोटीन के भी बारे में पढ़ लेते हैं कि प्रोटीन कौन कौन से और कितने तरीके के हैं. तो मैंने बताया भी कि किस बेसिस पे, ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन. ऑन द ईज मतलब आसानी होता है, इसलिए ईज से वर्ड इजी बना है. ease of extraction, proteins are of two types. Proteins are of two types. दो तरीके के भाई प्रोटीन हमको देखने को मिल रहे हैं. एक क्या हो गया भाई, एक हम कह सकते हैं इंटीग्रल प्रोटीन या इंट्रिंसिक प्रोटीन, जिसको मैंने बताया था. एंड दूसरे जो हो गए वो क्या हो गया, पेरिफेरल प्रोटीन हो गया.
जैसे हम कह सकते हैं इंटीग्रल प्रोटीन, फर्स्ट इज इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन। तो देखिए इंटीग्रल प्रोटीन की हम बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो गए, टाइटली बाइंड्स विद फॉस्फोलिपिड, बाइंड्स विद फॉस्फोलिपिड। टाइटली कैसे है, क्योंकि ये मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, इसीलिए टाइटली है। जैसे ये दो तरीके का होगा, याद करो मैंने बताया कि एक तो पार्शियली बरीड हो गया, दूसरा हो गया टोटली बरीड। तो ये भी दो तरीके के हो गए, एक हो गए पार्शियली बरीड, पार्शियली बरीड, एंड दूसरा वाला जो हो गया वो है टोटली बरीड। टोटली बरीड क्या कर रहा था, एक तरीके से हम कह सकते, सॉरी, एक तरफ से दूसरे तरफ एक चैनल का फॉर्मेशन कर रहा था, इसीलिए टोटली बरीड को ना हम लोग इन टोटली बरीड इंटीग्रल प्रोटीन को हम चैनल प्रोटीन भी कहते हैं, चैनल प्रोटीन। एंड ये चैनल का काम क्या है, चैनल नाम ही रखा गया, तो चैनल का नाम क्या है, काम क्या है भाई, तो चैनल सब्सटेंसेस को एक तरफ से दूसरे तरफ ले जाने में हेल्प करता है, एंड इसी को ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी कहते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ठीक है, तो दो नाम हो गया इसका, एक तो हो गया चैनल प्रोटीन, दूसरा हो गया ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, एंड ऐसे टोटली बरीड है ही। तो ये है इंटीग्रल प्रोटीन। दूसरा है, हम कह सकते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, इंटीग्रल या इंट्रिंसिक हो गया, दूसरा हो गया एक्सट्रिंसिक या पेरिफेरल। तो बेसिकली हम लोग सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। तो सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में हम लोगों ने अभी तक जो देखा वो ये देखा कि सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक्चुअली दो सब्सटेंसेस से ही मेनली बना होता है। एक तो फॉस्फोलिपिड हमने देख लिया, दूसरा वाला प्रोटीन। तो प्रोटीन दो तरीके का है, किस बेसिस पे कि कितने आसानी से उसको रिमूव कर सकते हैं। जाहिर सी बात है जो अंदर प्रेजेंट होगा उसको रिमूव करने में डिफिकल्टी होगी, एंड जो बाहर प्रेजेंट होगा उसको आसानी से हम रिमूव कर सकते हैं। तो जो अंदर प्रेजेंट है उसको जो डिफिकल्टी हो रहा है भाई, तो उसको डिफिकल्टी हो रहा है क्योंकि वो टाइटली बाउंड रहता है फॉस्फोलिपिड से। ये दो तरीके का, बाई लेयर में एक ही लेयर में प्रेजेंट है तो पार्शियली बरीड, दोनों लेयर में प्रेजेंट है तो टोटली बरीड। क्योंकि दोनों लेयर में एक एक तरफ से दूसरे तरफ वो पास हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन या फिर चैनल प्रोटीन कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, चैनलाइज कर रहा है सब्सटेंसेस के मूवमेंट को। तो प्रोटीन दूसरा हो गया, एक है दूसरा सेकंड लिखते हैं, वो है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। अब देखिए यहाँ पे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन की हम बात कर रहे हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन की हम बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है एक्सट्रिंसिक क्या है, पेरिफेरल रीजन पे होगा। ठीक है, या हम कह सकते हैं लूजली बाउंड होगा या सुपरफिशियली अरेंज्ड होगा। सुपरफिशियली मतलब ऊपर ऊपर अच्छे ढंग से नहीं, सुपरफिशियली, सुपरफिशियली अरेंज्ड, सुपरफिशियली अरेंज्ड होगा। ठीक है, मतलब अच्छे ढंग से नहीं होगा। जैसे कि मैंने बताया मेनली इन प्रोटीन का जो काम होता है वो एंजाइमेटिक नेचर का होता है। मतलब ये प्रोटीन क्या है, एंजाइम्स के तरह काम करते हैं। एंजाइम्स मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को काफी ज्यादा इनहांस करते हैं, हैव एंजाइमेटिक एक्टिविटी। एंजाइमेटिक हम लोग बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे ना तो वहां एंजाइम्स आएगा। एंजाइम्स एक्चुअली कैटलिस्ट होते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट इन्हें हम लोग बोलते हैं, एंजाइमेटिक, एंजाइमेटिक एक्टिविटी।
हैव एंजाइमेटिक एक्टिविटी। जैसे कि मैंने, देखिए याद करिए, साइटोप्लाज्म के टुवर्ड्स क्या है, एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन क्या था, जो कि स्पेक्ट्रीन प्रोटीन था। स्पेक्ट्रीन जो है एक तरीके से क्या हो गया, हम कह सकते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन हो गया, जो कि साइटोप्लाज्म के साइड पाया जाता है, ऊपर वाले साइड के, मतलब कि बाहर वाले साइड पे प्रेजेंट नहीं होता है। इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एसिमेट्रिकल कहते हैं, क्योंकि स्पेक्ट्रीन जो है वो अंदर पाया जाता है, एंड हम कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है, ग्लाइकोलिपिड्स वगैरह, वो क्या होता है, बाहर के सरफेस पे पाया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो है, जैसे एग्जांपल आपका स्पेक्ट्रीन हो गया, एक स्पेक्ट्रीन, ये किधर प्रेजेंट है भाई, साइटोसोलिक फेस पे। साइटोसोलिक फेस मतलब क्या हो गया, टुवर्ड साइटोप्लाज्म, साइटोसोलिक फेस पे ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, काम क्या होता है भाई, एक एंडोस्केलेटन का या साइटोस्केलेटन का पार्ट होता है, पार्ट ऑफ साइटोस्केलेटन, पार्ट ऑफ साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन हम लोग किसको कहते हैं, तो सेल के अंदर कुछ बोन लाइक स्ट्रक्चर तो है नहीं भाई। अब बोन लाइक स्ट्रक्चर नहीं होगा तो फिर भी तो उसके कंपोनेंट्स को क्या होना चाहिए, अपने जगह पे होना चाहिए, एक शेप में होना चाहिए। तो कुछ फिलामेंटस स्ट्रक्चर, माइक्रोट्यूब्यूल्स वाला वगैरह एक साइटोस्केलेटन का फॉर्मेशन करते हैं, एंड एक स्केलेटल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको साइटोस्केलेटन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो स्पेक्ट्रीन भी उसी साइटोस्केलेटन का एक पार्ट होता है। तो हम कह सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है हमारा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो एक एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, क्यों भाई, क्योंकि इसमें दो चीजें हैं। एक क्या हो गया, बाहर के सरफेस पे कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, आउटर सरफेस पे, आउटर सरफेस पे कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, एंड इनर सरफेस पे स्पेक्ट्रीन प्रेजेंट होता है। तो आउटर सरफेस पे कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है भाई, कार्बोहाइड्रेट, एंड इनर वाले पे क्या है, स्पेक्ट्रीन प्रोटीन प्रेजेंट है, स्पेक्ट्रीन प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट दो तरीके का हो गया, लिपिड और प्रोटीन के साथ कंबाइन करता है, एंड इट फॉर्म्स ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन, जो कि मैंने बताया भी था। ये दो तरीके का हो सकता है, एक जो हो सकता है वो है ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, एंड दूसरा वाला जो हो गया वो है ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, तो ये इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है। अब जितने भी बाहर प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं या अंदर प्रेजेंट होते हैं, मेनली हम कह सकते हैं जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो कि एंजाइम्स है, तो लगभग 30 डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। मतलब 30 तरह के एंजाइमेटिक प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एटीपेज एंजाइम है, जो कि एटीपी बनाने का भी काम करता है। ठीक है, एंड ये एटीपेज एंजाइम बनाने का काम कर रहा है, एटीपी, एंड ये एटीपेज एंजाइम से जो एटीपी बन रहा है, एक्चुअली वो एटीपी काम क्या करता है, तो वही एटीपी एनर्जी लगता है सब्सटेंसेस को अंदर से बाहर ले जाने में एंड बाहर से अंदर ले आने में। हो गया, चलिए।
तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हम कह सकते हैं कितने प्रोटीन हो गए? 30। कौन से एंजाइम्स टाइप के? 30 टाइप्स ऑफ एंजाइम, टाइप्स ऑफ एंजाइम, जिसमें से ये हम कह सकते हैं अप्रॉक्स है, 31 भी हो सकता है, 29 भी हो सकता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 30 डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो एंजाइम है वो कौन सा है भाई? सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एंजाइम हमारे लिए तो वो है एटीपेस। देखो ASE लगा रहेगा ना लास्ट में तो एंजाइम रहता है एटीपेस। काम इसका क्या है भाई? ये काम करता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स में। एक्टिव मतलब जिसमें कि एनर्जी लगता है, ठीक है, जिसमें एनर्जी लगता है उसी को एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। अभी हम लोग ट्रांसपोर्ट भी पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। मतलब 30 डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम पाए जा रहे हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारा क्या है भाई? सब्सटेंसेस ही। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री बनाना नहीं है, उसका काम क्या है? सब्सटेंसेस को इन आउट भी मूव कराना, क्योंकि सेल को सब्सटेंसेस चाहिए भी, और जो सेल में एक्स्ट्रा सब्सटेंस बन रहे हैं यानी कि वेस्ट मटेरियल, उसको बाहर भी भेजना है उसको। अब देखो बहुत सारे ओलिगोसैकेराइड्स हम लोग बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे एक्चुअली। तो ओलिगोसैकेराइड्स होते क्या है भाई? तो 2 से 9 यूनिट तक रहता है हाइड्रोलाइसिस के बाद, मतलब कार्बोहाइड्रेट के यूनिट को मोनोसैकेराइड को वो देते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उनको ओलिगोसैकेराइड्स कहते हैं। तो बहुत डिफरेंट तरह के ओलिगोसैकेराइड्स भी पाए जाते हैं, जो कि एक तरीके से हम कह सकते हैं इंटरैक्टिव एजेंट्स के रूप में काम करते हैं। जैसे कि कॉमन हमको देखने को मिलता है कि स्पर्म एंड ओवा, इसके बीच जो फ्यूजन होता है ना, ये एक तरीके का ओलिगोसैकेराइड एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। एंड इसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं, इसमें सेल रिकॉग्निशन में हेल्प करता है। देखो ऐसा रहता तो हम लोग किसी भी 2 एनिमल को आपस में क्रॉस करा देते, ठीक है, लेकिन ऐसा नेचुरली पॉसिबल नहीं होता है। ऐसा रहता तो हम लोग आदमी को क्रॉस करा दे रहे किसी के साथ, चीता के साथ, तेज भागने लगेगा। तो ऐसा एक्चुअली में होता नहीं है। मान लो ओवम है ना, उसको दूसरे स्पेसीज का हमको मिलेगा ना स्पर्म, तो ओवम उसके साथ फ्यूज ही नहीं करेगा, वो अपने ही स्पेसीज के स्पर्म को एक तरीके से रिकॉग्नाइज करता है। मतलब दूसरे स्पेसीज के स्पर्म सेल को वो रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगा। तो रिकॉग्नाइज नहीं करेगा तो उसको एंट्री प्रोवाइड ही नहीं करेगा, एंट्री ही नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। लेकिन इस चीज को थोड़ा बहुत हम लोग क्या करते हैं कि एक तरीके से मैनिपुलेट कर लेते हैं, कि जब हमको हाइब्रिड्स का फॉर्मेशन करना होता है तो वहां पे कुछ केमिकल्स को यूज करके हम लोग क्या करते हैं कि वो रिकॉग्निशन करवाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो एकदम ही डिफरेंट में हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम लायन को चूहा के स्पर्म से क्रॉस करा देंगे, नहीं। वो उसी मोटा मोटी रिलेशन होना चाहिए तभी। जैसे लायन में भी लायन फैमिली में क्रॉस होता है, ठीक है, लायन फैमिली कह रहे हैं, कैट फैमिली में टाइगर और लाइगर जो फॉर्मेशन हुआ लायन और टाइगर का। तो एक्चुअली क्या है, अब लायन को हम टाइगर के साथ क्रॉस करा रहे हैं ना, एक ही फैमिली का, उसको डॉग के साथ थोड़ी ना क्रॉस कराएंगे, क्योंकि फिर वो क्या है बहुत ही डिफरेंट हो जाएगा। तो वहां पे कितना भी केमिकल्स हम लोग यूज करेंगे ना, तो वो चीज क्या होगा, वो आर्टिफिशियली भी एक एक दूसरे से स्टिमुलेट नहीं कर पाएगा। लेकिन हाँ, सेम फैमिली का है तो वहां पे हम स्टिमुलेट करवा देते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स। तो ये चीज होता है। लिखिएगा तो स्टार मार्क करके। ओलिगोसैकेराइड्स ओलिगोसैकेराइड्स of the glycolipids of the glycolipids and glycoproteins and glycoproteins proteins on the outer surface on the outer surface of
plasma membrane plasma membranes are involved in cell to cell recognition. In cell to cell recognition. सेल टू सेल रिकॉग्निशन, ठीक है। जैसे बेस्ट एग्जांपल हमारा क्या हो गया, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारा फर्टिलाइजेशन हो गया, जहां पे सेल और सेल का इंटरेक्शन काफी इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि हम कह रहे हैं फर्टिलाइजेशन के केस में, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के केस में। नेक्स्ट हमारा केस क्या हो गया भाई, फर्टिलाइजेशन के साथ साथ जहां पे स्पर्म एंड ओवा एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर रहा है, मैंने जैसा कि बताया कि एक ही स्पीसीज का करता है। एंड ब्लड एंटीजेंस, ब्लड में जो ब्लड सेल्स में WBC प्रेजेंट होते हैं वो एंटीजन को आइडेंटिफाई करते हैं एंड उसके खिलाफ क्या है, वर्क करते हैं, ठीक है। एक तो खुद ही मारते हैं उसको, दूसरी तरह और भी बनाते हैं, इसीलिए एंटीबॉडी प्रोग्राम जो कि इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम है, एक तरीके से पार्ट है। हो गया। अब देखिए ये हमारा स्ट्रक्चर पूरा हमने पढ़ लिया है, अब हमें ट्रांसपोर्ट पढ़ना है, थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट सीख लेंगे हम, मेरा टोटल चीज कंप्लीट हो जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। एंड सेल वॉल हो गया हम लोग का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, फिर हम आ जाएंगे साइटोप्लाज्म के अंदर एंड वेरियस ऑर्गेनल्स। हो गया, लिख लिए। सेंस प्रोटीन नहीं होगा तो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर ही नहीं बनेगा। हो गया, चलिए देखिए, तो अब हम लोगों को जो देखना है, रौनक, सेल मेम्ब्रेन में एटीपेज जो होता है ना, जैसे ये मान लो फॉस्फोलिपिड है, यही जो है ना, यही जो प्रोटीन है, इस जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है वही एटीपेज है, बहुत सारा उसमें से, ठीक है। एटीपेज एक तरह का एंजाइम है और एंजाइम प्रोटीन होता है। जब बायोमोलिक्यूल चैप्टर हम लोग देखेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि प्रोटीन ही होता है एक्चुअली। एंजाइम्स, दो तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं, एक को हम लोग सिंपल एंजाइम कहते हैं, दूसरे को होलो एंजाइम कहते हैं। सिंपल में खाली प्रोटीन से बना होता है, एंड जो होलो एंजाइम होते हैं जो कि एक तरीके से कॉम्प्लेक्स एंजाइम है जिसमें प्रोटीन के साथ कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट भी प्रेजेंट होता है, लेकिन मेनली प्रोटीन ही होता है। तो देखिए हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपोर्ट across plasma membrane, across plasma membrane। इसमें कुछ टर्म्स हमको सीखना होगा, एंड ये जो टर्म्स है ना भाई, तो ये टर्म्स आपके जब हम प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे ना तो उसमें भी काफी इंपॉर्टेंट है। पहला चैप्टर ही ट्रांसपोर्ट है प्लांट फिजियोलॉजी का, तो प्लांट फिजियो हम लोग जब पढ़ेंगे तो उसमें काफी इंपॉर्टेंस है इस टॉपिक का पर्टिकुलर जो भी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखिए कुछ कुछ चीजें हैं जो कि हम लोगों को जानना है। सबसे पहला चीज है, एक टर्म है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहने का मतलब क्या होता है भाई, तो इस टर्म में दो वर्ड है, एक तो हो गया कंसंट्रेशन, दूसरा हो गया ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब होता है ना डिफरेंस,
डिफरेंस। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहने का मतलब क्या हो गया भाई? difference in concentration, obviously. So it can be said that difference in concentration कंसंट्रेशन को ऐसे भी रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं। तो डिफरेंस इन कंसंट्रेशन की हम बात कर रहे हैं। अब दो चीजें हो सकती है, अब दो वर्ड्स बनते हैं। एक है वर्ड हम लोग लिखते हैं अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है, अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। दूसरा वाला वर्ड क्या हो जाएगा? अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। दो वर्ड्स हमारे पास आ गए, एक हो गया अलोंग, दूसरा हो गया अगेंस्ट, ठीक है। अलोंग की हम बात कर रहे हैं, अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कह रहे हैं भाई, दूसरा कह रहे हैं अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। व्हाट इज द डिफरेंस? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? तो अलोंग कहने का मतलब क्या हो गया कि जहां कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है ज्यादा,